everyone, myself Mrs. Neha again welcomes you in my English YouTube channel that's name is Make English Simple with Neha। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है टेंस। हम सभी क्या करते हैं कि जब भी टेंस की बारी आती है, टेंस जो होते हैं वो पहली बात हमें ये समझ लेना चाहिए कि वो हमारे इंग्लिश का बेस है, इंग्लिश का आधार है। जब तक हमारे टेंस पर कमांड नहीं होगी, ना तो हम इंग्लिश अच्छे से बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना समझ सकते हैं। तो आज जो काम हमें करना है वो है टेंस पर। वैसे आप सभी को मालूम ही होगा कि इंग्लिश भाषा या किसी भी भाषा की बात करें तो वहाँ पर 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल, पास्ट मीन्स भूतकाल एंड फ्यूचर मीन्स भविष्य काल। बट इंग्लिश लैंग्वेज में इनको 4 और रूपों में बांट दिया गया है। इसका मतलब ये है कि हमारे लिए सिर्फ 4 या इन 3 टेंस का अध्ययन नहीं करना है। हमें इन चारों को यदि हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 3 होता है 12, मतलब हमें 12 प्रकार के टेंसेस का अध्ययन करना है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि टेंस को हम एक और नाम से जानते हैं, वो है फ्रेम। ये मॉडर्न इंग्लिश में हम टेंस को फ्रेम के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों हमें जिन जिन टेंस का अध्ययन करना है ये तो हमारा आधार हो गया, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। बट एक्चुअली में हम कौन से टेंस पढ़ते हैं वो मैं आपको बताऊं तो सिंपल या इंडेफिनिट टेंस। सिंपल भी कहते हैं, इंडेफिनिट भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है साधारण काल। और साधारण काल को यदि हम 3 भागों में फिर से बांट दें तो सिंपल इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल और फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल। तो इस तरीके से हमारे पास 3 टेंस हो जाते हैं। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास टेंस आता है वो है कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है दोस्तों रेगुलरिटी। रेगुलरिटी मतलब जो काम हम लगातार करते चले आते हैं, जो सतत मतलब धारा प्रवाह गति से काम चल रहा है, वहाँ होता है कंटिन्यूअस टेंस। तो फिर से हमें इसके तीनों टेंस का अध्ययन करना पड़ेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। इस तरीके से 3 ये और 3 ये हमारे पास टोटल 6 टेंस हो जाते हैं। अगला टेंस आता है दोस्तों परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब होते कंप्लीट, डन मीन्स पूर्ण। पूर्ण जहाँ पर हमारा काम लगभग खत्म हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। और इसके अंतर्गत भी हमें तीनों को ही पढ़ना पड़ेगा, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। एंड द लास्ट वन दैट कम्स दैट इज परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि कंटिन्यूअस मतलब सतत काम चलना, परफेक्ट मतलब क्रिया का पूर्ण हो जाना। तो जब हमारा काम कुछ हिस्से में चल रहा है, कुछ हिस्से में पूर्ण हो गया है, वहां पर यदि हम कोई टेंस देखते हैं तो वो होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसको भी हमें तीनों रूपों में पढ़ना है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में। इस तरीके से हमें टोटल 12 टेंसेस का अध्ययन करना है, जिसे फ्रेम भी कहते हैं। तो आज जो टेंस हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जो टेंस मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ, जो हम पढ़ने वाले हैं, वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसका हिंदी मतलब होता है साधारण वर्तमान काल। पर दोस्तों हम टेंस तब तक नहीं सीख सकते हैं जब तक हमें वाक्य संरचना नहीं पता होगी। यदि हमें वाक्य संरचना ही नहीं मालूम है तो हम वाक्यों को बना कैसे सकते हैं, समझ कैसे सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जो काम करना है वो है वाक्य संरचना को, वाक्य संरचना पर, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं सेंटेंस या कंस्ट्रक्शन। सेंटेंसेस का कंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। वाक्य बनाने के लिए हमें सबसे पहले 3 चीजों की जरूरत होती है। नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 वर्ब एंड द थर्ड नंबर इज ऑब्जेक्ट। अब आप सोचेंगे सब्जेक्ट मतलब हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स। नहीं दोस्तों, यहाँ पर सब्जेक्ट्स का मतलब है डूअर। डूअर का मतलब होता है हिंदी में कर्ता। कर्ता मतलब वर्क करने वाला, काम करने वाला, जिसने क्रिया को अंजाम दिया है। तो जब हम वाक्य को संरचित करेंगे, वाक्य की संरचना करेंगे, हमें सबसे पहले जिस चीज की आवश्यकता होगी वो होगी सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट मतलब डूअर मतलब कर्ता। दूसरा काम हमें सेंटेंस को बनाने के लिए ढूंढना पड़ेगा वर्ब का, कि जो सब्जेक्ट है वो काम किस चीज पर कर रहा है, वो कौन सा काम है जो सब्जेक्ट करना चाहता है। इसके बाद हम यदि तीसरी चीज को ढूंढते हैं तो दैट इज
ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म। तो यहाँ पर कर्ता, क्रिया और कर्म, कर्ता, क्रिया, कर्म, हमें इन 3 चीजों पर काम करना है। ओके दोस्तों, तो सब्जेक्ट डूअर, क्रिया उसका काम और उसने किस चीज के लिए काम किया है, वहां हम इन 3 चीजों को देखने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। सबसे पहले दोस्तों हमें वाक्य को पहचानना जरूरी है कि किस तरीके से साधारण वर्तमान काल में हम वाक्यों को पहचान सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल पजल ना हो, आप लोग परेशान ना हो। जब हम हिंदी में वाक्यों को सुनते हैं और यदि कोई भी वाक्य ता है, ती है, ते है, ता हूं या ती हूं पर खत्म हो रहा है, मतलब वाक्य के अंत में हमें ये सारे शब्द मिल रहे हैं, तो वहां पर हमारा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे मैं पढ़ाती हूँ, आप पढ़ते हैं, वो मुझे देखते हैं, मैं आ जाती हूँ, आप चले जाते हैं। इस तरीके के जितने भी सारे शब्द हैं, जैसे भी सेंटेंसेस में हमें मिल रहे हैं, वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। दूसरी चीज, व्हाट डज इट मेंशन। यदि हम ये देखें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्चुअली में मेंशन किस चीज को करता है, तो दोस्तों हमें ये जानना यहाँ पर परम आवश्यक है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मेंशन करता है हमारे डेली रूटीन। डेली रूटीन मतलब हमारा जो दिनचर्या होता है, हमारी जो दैनिक क्रियाएं शुरू से शाम तक हम रेगुलर में करते हैं, वो सारे डेली रूटीन को यदि कोई चीज अप्लाई करती है, मेंशन करती है, तो वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा ये काम करता है हमारे हैबिट्स को। हैबिट्स मतलब मैं सच बोलती हूँ, मैं चाय पीती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ, मैं वैसा करती हूँ, उसे झूठ बोलने की आदत है। तो ये सारे जो शब्द हैं, ये सारी जो चीजें हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अंतर्गत पढ़ी जाती हैं। और तीसरी चीज है यूनिवर्सल फैक्ट। अब आप कहेंगे यूनिवर्सल फैक्ट्स मतलब, तो यूनिवर्सल फैक्ट्स मतलब सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक तथ्य जो बदल नहीं सकते हैं। जैसे सूर्य उगता है, सूर्य डूबता है, सूर्य पूर्व से उगता है, पश्चिम में डूबता है, तारे चमकते हैं, पौधे झूमते हैं, पक्षी चहचहाते हैं। तो ये जो भी यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं, जो सार्वभौमिक अपील है, जो सार्वभौमिक तथ्य है, जिनको हम बदलना बहुत ही असंभव हो जाता है हमारे लिए, उन सारी चीजों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अब जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे काम करते हैं, तो ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स टेंस माना जाता है पूरे के पूरे 12 टेंस में। एक ये और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि हम सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट इस कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, जबकि कई लोग कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब का यूज यहाँ पर नहीं होता है। तो दोस्तों बिना हेल्पिंग वर्ब के एक सेंटेंस को बनाना थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम करते क्या है कि कुछ वर्ब्स, कुछ सब्जेक्ट्स के साथ में हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना पड़ता है, कुछ के साथ में हमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस को लगाना पड़ता है। तो लोग काफी पजल्ड रहते हैं। तो पजल्ड होने की बात नहीं है, एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं पहले आपको ये बताऊंगी कि फॉर एग्जाम्पल मेरी तबीयत खराब हो गई है और मेरे साथ कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास मुझे दिखाने को ले गया है। तो डॉक्टर दवाई किसको देगा, मुझे प्रिस्क्राइब करेगा या मेरे साथ जो व्यक्ति गया उसके लिए? यस, डेफिनेटली मुझे ये दवाई मिलेगी ना। तो बस हमें ये याद रखना है कि जो बीमार है, बीमार मतलब वीक हो गया, कमजोर हो गया है। तो जो चीज कमजोर है उसके लिए हमें क्या करना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस हमें वहां पर जोड़ना है। अब आप कहेंगे कि मैम हम कैसे जाने कि वर्ब का फर्स्ट कि कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है? जाहिर सी बात है, जो सिंगल है, जो अकेला है। हमारे पास ये 7 प्रोनाउन है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं दोस्तों कि सब्जेक्ट की जगह पर सिर्फ नाउन या प्रोनाउंस ही आ सकते हैं, इसके अलावा कोई और चीज नहीं आती है। हमारे पास 7 बेसिक प्रोनाउंस हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे सिंगुलर नाउन्स और प्लूरल नाउन्स को भी इंक्लूड यहाँ पे कर रखा है। तो दोस्तों हम बहुत ही आसानी से ये जानेंगे कि जो अकेला है, अकेला मतलब सिंगल, सिंगल मतलब कमजोर। अकेली चीज हमेशा कमजोर होती है, लेकिन साथ में भी कोई और आगे खड़ा हो जाए तो वो मजबूत बन जाती है। तो जब हम इन प्रोनाउंस को देखें तो आई, इट बिलोंग्स टू फर्स्ट पर्सन, ये प्रथम पुरुष होता है। प्रथम पुरुष हमेशा हम उसको स्ट्रांग ही मानेंगे। वी मतलब मोर देन वन, एक से ज्यादा हो गए। यू हम जानते हैं कि यू सेकंड पर्सन है, और
सेकंड पर्सन एक भी होता है, अनेक भी होता है, क्योंकि यदि मैं सिर्फ एक व्यक्ति से भी बात कर रही हूँ तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं, मतलब हमारी कोई बात सुन सकता है। इसलिए आई, वी, यू, दे, इनको मैंने रखा स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में। स्ट्रॉन्ग कैटेगरी मतलब ये डॉक्टर के पास गए तो है लेकिन मरीज को लेकर के गए हैं, दवाई इनको नहीं देनी है। इसलिए जब हमारे पास आई, वी, यू, दे प्लूरल एज सब्जेक्ट होंगे, हमें सिर्फ और सिर्फ मीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर यूज करना है। बट कॉन्ट्रेरी टू दीज, यदि हमारे पास ही, शी, इट और कोई सिंगुलर नाउन है तब हम मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस प्लस करके ही काम कर सकते हैं, क्योंकि गाइस मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट ये तीन चीजें चाहिए हैं। अभी हम हेल्पिंग वर्ब को सेपरेट रख रहे हैं। ओके, तो आगे हम काम करते हैं कि कैसे हम सेंटेंसेस को बनाएंगे वो देखते हैं। तो अब हम काम करते हैं वाक्य संरचना पर। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि पहचान के अंतर्गत हमारे पास ता है, ती है, ते है, ताहू, तीहू इस टाइप के शब्द मिलेंगे वाक्यों के अंत में। और दूसरा, यदि वीक, कोई कमजोर चीज, कोई अकेली चीज आ रही है तो हमें मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाना है। और कोई स्ट्रॉन्ग चीज है तो हमें आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। अब आप सोचेंगे कि मैम हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस कैसे जोड़ेंगे, तो इसका भी एक फॉर्मूला है। यदि कोई वर्ब का स्पेलिंग ओ पर खत्म हो रहा है, एस पर खत्म हो रहा है या फिर एच पर खत्म हो रहा है, तब हमें उस वर्ब में ईएस पुट करना है, ईएस जोड़ना है, वरना हमें सिर्फ उसमें एस ही लगाना है। तो चलिए अब हम काम करते हैं वाक्य संरचना पर। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक वाक्य लिखा है हिंदी में, मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें इसमें ये देखना होगा कि कर्ता मतलब सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया है सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। हमें सबसे पहले सब्जेक्ट ही चाहिए। सब्जेक्ट मतलब जो डूअर है, जो काम करने वाला है। तो यहाँ पर काम कौन कर रहा है, आप ही देखिए। यहाँ पर पढ़ाने का काम मैं कर रही हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, और मैं इट इज कॉल्ड इन इंग्लिश आई। तो आई अब अंग्रेजी पढ़ाती हूँ। इसमें हमें क्रिया को तलाशना है, क्रिया ढूंढेंगे हम। तो देखिए अब क्रिया ढूंढना बहुत ही आसान होता है। हम यदि हम पढ़ाना शब्द को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई कई सब्जेक्ट्स जाते हैं। हिंदी भी पढ़ाई जाती है, इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है, साइंस भी, मैथ्स भी, संस्कृत भी, सोशल भी। तो यहाँ पर हम अंग्रेजी को रिप्लेस कर सकते हैं। तो द वर्ड दैट कैन बी रिप्लेस, जिसको हम बदल सकते हैं, उसकी जगह कोई और वर्ड आ सकता है, वो हमेशा ऑब्जेक्ट का काम करेगा। पर जिसके साथ में हम किसी और शब्द को रख सकते हैं वहां पर क्रिया हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी वर्ब है पढ़ाना, और पढ़ाने को इंग्लिश में कहते हैं टीच। अब आप देखिए आई स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में मैंने डाला है या वीक कैटेगरी में। हम देखते हैं कि ये मैंने स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में डाल रखा है। तो आई टीच, इसका मतलब ना हमें इसमें एस जोड़ना है ना ही ईएस जोड़ना है, हमें वर्ब का प्योर फर्स्ट फॉर्म यहाँ यूज कर लेना है, आई टीच इंग्लिश। ये हमारा सेंटेंस हो गया दोस्तों। अब इसकी जगह यदि आप कहें कि नहीं मुझे इंग्लिश नहीं, मुझे हिंदी पढ़ानी है, देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम, आई टीच हिंदी। संस्कृत पढ़ाती हूँ, आई टीच संस्कृत। मैथ्स पढ़ाती हूँ, आई टीच मैथ्स। वॉट एवर बी द सब्जेक्ट यू वॉन्ट टू रिप्लेस, यू कैन राइट हियर इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, बट ये सब्जेक्ट और वर्ब हमारा एक। दूसरा वाक्य है मेरा, हवा चलती है। यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट नहीं लिया है, सिर्फ हवा और क्रिया मतलब सब्जेक्ट और वर्ब को यहाँ पे मैंने लिया है। तो हम दोस्तों बहुत अच्छे से जानते हैं कि हवा को इंग्लिश में कहा जाता है विंड, और चलने को इंग्लिश में कहते हैं ब्लोज। तो अब आप कहेंगे मैंने यहाँ पे एस क्यों लगाया है, तो जाहिर सी बात है विंड सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन के साथ में हम उसको वीक कैटेगरी में डालते हैं, इसीलिए हमें वहां पर एस लगाना जरूरी हो जाता है। तो विंड ब्लोज। एंड वन मोर थिंग हियर आई वांट टू इंक्लूड कि विंड जो चीज है दैट इज डेफिनिट नाउन, तो उसके साथ में हमें लगाना पड़ेगा द विंड ब्लोज। दूसरा है नदी बहती है, बिल्कुल ऊपर के जैसा ही है। तो नदी डेफिनेट चीज के लिए हम बोल रहे हैं, तो द नदी मतलब रिवर, और बहने को इंग्लिश में कहा जाता है
अब देखिए हवा चलना या हवा का बहना होता है ब्लोज, लेकिन नदी का आगे बढ़ना, नदी का बहना, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्लो। और चूंकि यहाँ पर मैंने सिंगुलर नाउन लिया है, एक ही नदी की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा द रिवर फ्लोज। इन केस मैं यहाँ पर रिवर्स कर दूं, मैं यहाँ पर नदियां बहती हैं कर दूं, तो फिर हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा द रिवर्स फ्लो। बट मैंने यहाँ पर लिखा है नदी बहती है, सिर्फ एक ही नदी की बात हो रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा द रिवर फ्लोज। मैं आगे के वीडियो में, मेरे अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं इंडेफिनिट टेंस में, कैसे इंट्रोगेटिव बनाना है, कैसे एम्फेटिक बनाना है। तो यदि आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।